Hello class 12th students, this is 18th of June 2020 physics lecture number 38। तो अब बच्चों बहुत आगे बढ़ गए चैप्टर में, बहुत आगे सिलेबस में बढ़ गए, बहुत आगे सिलेबस में बढ़ गए। आज से स्टार्ट हो जाएगा कैपेसिटेंस, है ना। अगर सिलेबस के हिसाब से देखें, मेरे ट्यूशन के हिसाब से देखें तो पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैट्स, उसका एक टॉपिक है कैपेसिटेंस। एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 में इलेक्ट्रोस्टैट्स का हिस्सा नहीं पढ़ना है कैपेसिटेंस। बट एक्चुअल में आपके तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, लाइफ में आप जिस भी चीज का तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए आप साइंस में है, उसमें कैपेसिटर खुद का ही एक यूनिट है। मेरे ट्यूशन में तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के लेक्चर नंबर 38 में कैपेसिटर्स पढ़ रहे हैं, बट आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू पर कैपेसिटर्स खुद का एक चैप्टर है, खुद का एक चैप्टर है, खुद का एक चैप्टर है। इसमें खुद के बहुत सारे प्रूफिंग, न्यूमेरिकल, मेंस, एडवांस, नीट का एग्जाम से लेकर के स्कूल का एग्जाम तक ढेर सारा टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा। कैपेसिटेंस इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंतर्गत भास्कर क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, बट आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कैपेसिटर खुद का ही पूरा एक चैप्टर होना चाहिए। इधर तो लेक्चर 38 है, बट आपके लिए ये खुद का एक पूरा एक चैप्टर होना चाहिए। जिन बच्चों का नीट का एग्जाम आ रहा है, मेंस का एग्जाम आ रहा है, या फिर अगले साल देना है, इस टॉपिक से क्वेश्चन बोर्ड के एग्जामिनेशन में, मेंस, एडवांस, नीट के एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। फिर से एक बार बता रहा हूँ, ट्यूशन में ये एक टॉपिक है, बट आपके लिए ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है। इसको आप लोग फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले थोड़ी सी थ्योरी हम लोग समझने की ट्राई करते हैं। ये कुछ ऐसा है, इफ वी गो ऑन पोरिंग लिक्विड इनटू अ वेसल, एक वेसल है, उसमें पानी डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी का लेवल जो है उस वेसल में बढ़ जाएगा। If we go on pouring liquid into a vessel, the level of the liquid goes on rising। अब इसी तरह से सोचो कि एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर, उसमें तुम चार्ज दिए जा रहे हो, चार्ज दिए जा रहे हो, चार्ज दिए जा रहे हो। तो जैसे पानी का लेवल बढ़ जाता है वेसल में, उसी तरह से पिछले 2-3 दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं पोटेंशियल वी के बारे में पढ़ रहे हैं। वी बराबर जो है वो KQ/R, अलग अलग फॉर्मूला है, बट सब में वी का रिलेशन Q के साथ है। तो जिस तरह से पानी के वेसल में, मतलब वेसल में अगर आप पानी या फिर कोई लिक्विड डालेंगे तो लिक्विड का लेवल बढ़ जाता है, उसी तरह से एक कंडक्टर पर अगर आप चार्ज दिए जा रहे हैं, चार्ज दिए जा रहे हैं, चार्ज अगर एक्यूमुलेट उस कंडक्टर में होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, तब हम लोग कहते हैं कि उस कंडक्टर का पोटेंशियल जो है वो राइज कर रहा है, ठीक है। इफ वी गो ऑन पोरिंग लिक्विड इनटू अ वेसल, द लेवल ऑफ द लिक्विड गोज ऑन राइजिंग। Similarly, if we go on giving charge to a conductor, its potential keeps on rising, ठीक है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट बन रहा है कि जो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के, चार्ज देते रहोगे तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। यहां पर ये जो प्रोपोर्शनल का साइन हट करके एक कांस्टेंट आएगा, वो स्टोरेज कैपेसिटी। जैसे अगर आप इसमें इफ यू गो ऑन पोरिंग लिक्विड इनटू अ वेसल, तो किस चीज पर डिपेंड करेगा, वो वेसल कितना बड़ा है, कैसा शेप का है, उसी पर ना कि बस तुम पानी डालते रहोगे और लिक्विड का लेवल बढ़ता रहेगा, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। एक टाइम आएगा कि लिक्विड उस वेसल को पार करके बाहर जाने लगेगा। इसका मतलब है कितना पानी वो वेसल स्टोर कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि वेसल कैसा है, किस चीज का बना हुआ, उसका शेप कैसा है। उसी तरह से ये जो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V तो है, बट कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। उस मेटेलिक कंडक्टर का, उस कंडक्टर का एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। जैसे 10th क्लास में आप लोग वायर का, तार का वाला कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस पढ़े थे। इस बार जो है वो चार्ज स्टोर करने का क्षमता वाला एक कांस्टेंट है, दैट C इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। नाम से C कैपेसिटी मतलब कितना स्टोर कर सकते हैं, कौन, कंडक्टर। क्या स्टोर करना है, चार्ज। इनफाइनाइट चार्ज थोड़ी स्टोर कर सकता है, एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ चार्ज ही एक कंडक्टर स्टोर कर सकता है। तो वो फैक्टर जो डिसाइड करेगा कि एक कंडक्टर कितना एबिलिटी है उसका चार्ज स्टोर करने का, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। जैसे रेजिस्टेंस भी कंडक्टर का होता है प्रॉपर्टी, वैसे ही कंडक्टर में एक और प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। 10th क्लास में पढ़े थे रेजिस्टेंस का काम करंट के फ्लो को अपोज करने का होता है, अभी फिर से 12th में पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस का काम एक कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर करके रख सकता है वो पता लगाने के लिए जो प्रॉपर्टी है, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैपेसिटी को ही हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस।
ट्यूशन के हिसाब से ये एक टॉपिक है, आपके लिए ये पूरा एक चैप्टर होना चाहिए, तभी कुछ बात बनेगी। अब आगे लिखते हैं। तो हुआ क्या, तो C बराबर क्या हो गया, C बराबर हो गया Q बाई बी, C बराबर हो गया Q बाई बी। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। चार्ज और पोटेंशियल के रेशियो को ही हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर कहते हैं। इसका यूनिट है चार्ज का कूलम पर वोल्ट, तो इसका यूनिट है कूलम पर वोल्ट। इसका डायमेंशन अगर निकालेंगे तो Q का भी मालूम है, V का भी मालूम है, मैं फिर से नहीं निकाल रहा हूं, बट आप लोगों को मालूम होगा, फिर से निकालूं क्या? मेरे ख्याल से जान रहे हो Q का 80 है, V का W बाई Q से आपको पहले भी निकलवाया गया है। V का पोटेंशियल आजकल परसों लिखे थे, दोनों को डिवाइड करेंगे। कैपेसिटेंस का डायमेंशन इज m पे पावर -1, L पे पावर -2, T पर पावर 4, A पर पावर 2। ठीक है, ये कैपेसिटेंस का डायमेंशन है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट कैपेसिटेंस का दुनिया के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, दुनिया के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के नाम पर दिया हुआ है। इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है वो फराड है। ठीक है, F से डिनोट करेंगे। और जनरली एक फराड बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस हो गया। आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस वगैरह या फिर जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक फराड के बराबर का कैपेसिटेंस का काम नहीं होगा, थोड़ा छोटे यूनिट का काम होगा। तो दिस इज 1 माइक्रो फराड 10 की पावर -6, दिस इज पिको फराड, दिस इज 10 की पावर -12 फराड। इन सब कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल पड़ेगा, पहले इसको फटाफट लिख करके रखो। तो जैसे कि समझाने के लिए पहले नंबर पर दिया हुआ है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो इसको कंसीडर कर लो एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर और उसको प्लेस कर दो एयर या फिर वैक्यूम पे और उस पे चार्ज एक्यूमुलेट करवा दो, नाम है Q, है ना। जो लोग पिछले सारे लेक्चर्स पढ़े हैं उन लोगों को ये चीज मालूम होगा कि इसका V हम लोग डिराइव कर चुके पहले ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, और ये भी डिराइव किया गया है कि यही V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के वजह से भी होता है। तो वहीं से हम लोग पिछले कुछ दिनों में ये निष्कर्ष निकाले थे कि एक पूरे स्फेरिकल कंडक्टर का जो V है वो एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के वजह से भी उतना ही V आता है, V भी उतना ही आता है और E भी उतना ही आता है। तो हमने तो चार्ज दिया था, ये चार्ज इस स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, बट इसका फॉर्मूला पहले डिराइव करवाया गया है, ये पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल के बराबर होता है। तो हम लोग ऐसा भी मान सकते हैं कि ये जो पूरा चार्ज एक्यूमुलेटेड है वो उस कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर के सेंटर पर है, ये भी आप मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी पहले डिराइव्ड है, एज डिराइव्ड अर्लियर, आप लोग पिछला लेक्चर देखें तो मालूम चल जाएगा। दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है, और कैपेसिटेंस जस्ट अभी 2 मिनट पहले करवाया गया, ये Q बाई V के रेशियो को ही कहते हैं। तो Q बाई V का रेशियो करेंगे तो दिस कैपेसिटेंस कम्स आउट टू बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ठीक है, अब बोलोगे सर इससे क्या पता चला, ऐसा क्या खास बात है इस पे? तो ऐसा खास बात ये है कि अगर तुम अर्थ को कंसीडर करो, क्या कंसीडर करो, हम लोग अर्थ को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, क्योंकि अर्थ भी चार्ज को अपने में क्या करता है, एक्यूमुलेट करके रखता है। और 4 का वैल्यू मालूम है, पाई का वैल्यू मालूम है, एप्सिलॉन नॉट का मालूम है, और अर्थ का रेडियस का वैल्यू भी मालूम है। तो उस तरह से मोटा मोटी हम लोग ऐसा सिर्फ गेस कर सकते हैं कि अर्थ का कैपेसिटेंस, अर्थ को अगर आप आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर मान लें तो हम लोग अर्थ को एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर मानते हुए कैपेसिटेंस जो है वो निकाल सकते हैं, जो कि लगभग 711 माइक्रो फराड आ सकता है। ठीक है, वो वैल्यू आपको याद नहीं करना है, बट इट कैन कम 711 माइक्रो फराड के रेंज में जो है वो आ सकता है। 711 माइक्रो फराड के रेंज में ये वैल्यू आ सकता है। ठीक है, तो वो याद नहीं करना है, बट इसका एग्जांपल ये जो डायग्राम बनाया गया है आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर जो कि चार्ज को एक्यूमुलेट करके रख सकता है, उसका आप एक एग्जांपल अर्थ को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिखो, फिर चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हाँ भाई, तो अब यहाँ से जो चैप्टर है वो थोड़ा आप लोग अगर 10 मिनट का वीडियो को अगर ठीक से समझ गए हैं, जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, जो लोग करियर को लेकर के अपना इंथुजियास्टिक है, वो लोग अब आगे समझने का ट्राई करना है।
पहले 10 मिनट में आपको कैपेसिटेंस लिखाया गया किसका, कंडक्टर का। कैपेसिटेंस किसका लिखवाया गया, कंडक्टर का। कैपेसिटेंस किसका लिखवाया गया, कंडक्टर का। बट हम लोग 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, कंडक्टर का काम चार्ज स्टोर करने का नहीं है, कंडक्टर का काम तो करंट को फ्लो करवाने का है। इसका मतलब यह है कि ठीक है, पहला 10 मिनट में इंट्रोडक्शन करवाया गया है कि कैपेसिटेंस जो है वो कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, बट एक्चुअली में कैपेसिटर हम लोग अलग से बिल्ड करते हैं स्पेशल अरेंजमेंट करके। डेफिनेशन अच्छे से समझो, डेफिनेशन जो है वो कंडक्टर के कैपेसिटेंस का है, बट जो एक्चुअल में कैपेसिटर हम लोग सर्किट्स में इस्तेमाल करते हैं वो कंडक्टर को ही कैपेसिटर नहीं कह लेते हैं। कैपेसिटर हम लोगों को एक स्पेशल अरेंजमेंट करके बनाना पड़ता है, ठीक है। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए 2 एग्जांपल लेंगे हम लोग। क्लास 10th जो लोग ईमानदारी से पढ़े थे उसमें बताया गया था रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होता था किसका, वायर का। लेकिन स्कूल में लैब वगैरह किए हो तो मालूम होगा रेजिस्टर तो अलग से भी मिलता है ना। रेजिस्टर तो खुद का एक डिवाइस है जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तार के पास रेजिस्टेंस होता है वो अलग बात है, बट रेजिस्टर तो अलग से भी मिलता है ना। लैब वगैरह में ओम्स लॉ का लैब वगैरह किए होंगे, एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो आपको मालूम होगा, ठीक है। उसी तरह से कैपेसिटेंस तो कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, ये ठीक है, बट कंडक्टर का कैपेसिटेंस से डेफिनेशन फॉर्मूला तो आ गया, बट जो कैपेसिटर है वो हम लोग कंडक्टर को ही कैपेसिटर नहीं कह लेंगे। कैपेसिटर हम लोगों को अलग से बनाना पड़ता है स्पेशल अरेंजमेंट करके। इसको फिर से अगर एक एग्जांपल से समझे तो पंखा वगैरह आप लोग यूज करते हैं, गर्मी का दिन भी है तो पंखे में जो आप लोग गार्जियन चाहे आप लोग खुद भी देखते होंगे, जब स्पीड कम हो जाता है तो उसका जो कंडेंसर आप लोग पंखे का निकाल करके चेंज कर लेते होंगे, दुकान में जाकर के कंडेंसर खरीदते होंगे और कंडेंसर को आप पंखे में लगा देते होंगे तो फिर से पंखे का स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। कंडेंसर कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, दैट कंडेंसर इज अ टाइप ऑफ कैपेसिटर। कंडेंसर जो है वो कैपेसिटर ही होता है, वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है। पिछले अभी जो मैं 2-3 मिनट का लेक्चर दिया उससे आप लोगों को ये बात समझ में आना चाहिए कि डेफिनेशन में कैपेसिटेंस कंडक्टर का होता है, बट कैपेसिटर हम लोग एक स्पेशल अरेंजमेंट करके अलग से बनाते हैं उसी काम को करने के लिए। जिस तरह से रेजिस्टेंस हर वायर के पास होता है, बट हर इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टर अलग से बाहर से लगाया जाता है, उसी तरह से डेफिनेशन के हिसाब से तो कैपेसिटेंस कंडक्टर का है, बट आप एक कंडक्टर को ही कैपेसिटर नहीं कह सकते। कैपेसिटर आपको एक अलग से स्पेशल अरेंजमेंट करके बनाना पड़ता है एनर्जी को, चार्ज को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो कैपेसिटेंस के बारे में तो पढ़ लिया, कैपेसिटर के बारे में पढ़ो। लिखो अच्छे से लिखो पहले। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ स्मॉल स्पेस। ये काम कंडक्टर से भी कर सकते हैं, बट कंडक्टर का काम चार्ज स्टोर करने का नहीं है, वो आपको हमको बनाना पड़ेगा। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ स्मॉल स्पेस। अब इसको बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए? इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टिंग सर्फेसेस। आपके सिलेबस में आप लोग में से जो लोग इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करेंगे उन लोगों को अलग अलग तरह का कैपेसिटर पढ़ाया जाएगा इंजीनियरिंग में, बट अभी आपके सिलेबस में जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टिंग सर्फेसेस, 2 कंडक्टिंग सर्फेस होना जिसको हम लोग प्लेट्स कहते हैं, और सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। दोनों के बीच में, उन दोनों कंडक्टिंग सर्फेसेस के बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है, उसी को हम लोग कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक्स। फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को जो कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया था, अभी उस कॉन्सेप्ट का दोबारा से इस्तेमाल पड़ेगा, बट फिलहाल तो हम लोग ये याद कर लेंगे कि दोनों कंडक्टिंग सरफेसेस के बीच में इंसुलेटिंग मीडियम होना जरूरी है कैपेसिटर में, और वो जो इंसुलेटिंग मीडियम है उस इंसुलेटिंग मीडियम को ही हम लोग कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स। आगे, The ability of a capacitor to store charge is measured by its capacitance। जैसे आप कैपेसिटेंस अभी थोड़ा देर पहले पढ़े कि कंडक्टर का होता है, वैसे ही कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटर का भी वही काम करेगा। जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा कैपेसिटर का, उतना ही ज्यादा वो चार्ज, उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकता है। ये काम एक कंडक्टर भी कर सकता है, बट कंडक्टर का काम ये होता नहीं है। कैपेसिटर हम लोग अलग से बनाते हैं, स्पेसिफिकली डिजाइन करते हैं, 2 कंडक्टिंग सरफेस रखते हैं, दोनों के बीच में इंसुलेटिंग मीडियम होता है, और इस अरेंजमेंट में भी जितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं उसको नापने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी उसको अभी भी कैपेसिटेंस कहेंगे। एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जितना ज्यादा रहेगा
उसका मतलब है कि वो उतना ही ज्यादा चार्ज जो है वो स्टोर कर सकता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी उतना ही ज्यादा स्टोर कर सकता है। ठीक है, स्टोर चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये जो हम लोग जो कैपेसिटर बनाते हैं इसको कनेक्ट करते हैं सर्किट में। द कैपेसिटर कैन बी कनेक्टेड इन अ सर्किट so that stored energy can be made to flow in a desired circuit to perform a useful function। एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकाल सकते हो बट वो तुम्हारे किसी काम का नहीं। ये जो आपने जो कैपेसिटर बनाया है उसको हम लोग एक सर्किट में अपने हिसाब से अरेंज करके रखते हैं और जब चाहते हैं तब उसका जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको रिलीज करवा देते हैं उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में काम करने के लिए। ठीक है, अच्छे से मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। कैपेसिटेंस का डेफिनेशन तो कंडक्टर से समझाया जाता है बट जो कैपेसिटर होता है वो एक कंडक्टर को ही कैपेसिटर नहीं कर लेंगे। कैपेसिटर आपको हमको बनाना पड़ेगा, उसके लिए कुछ चीज देख के बना करके उसको अरेंज करना पड़ेगा। ये तो पहले नंबर पर डेफिनेशन में लिखवाया गया है, इतना सारा चीज तो होना चाहिए। ठीक है, और फिर से बता रहा हूं पंखे में जो कंडेंसर है, पंखे का जो कंडेंसर होता है वो कंडेंसर नहीं होता। कंडेंसर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, वही कैपेसिटर है। अगर घर पे कोई कंडेंसर होगा पंखे का या फिर देख भी सकते हो उसको, देखना जो कंडेंसर पंखे का लगा रहता है उसमें पीछे उसका यूनिट दिया हुआ होगा, उसका यूनिट माइक्रो फराड में होता है जो कि कैपेसिटेंस है। वो कंडेंसर कुछ नहीं है, दैट इज एक्चुअली अ कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम लोग अपने हिसाब से सर्किट में फिट करके रखते हैं ताकि जो उसने एनर्जी स्टोर किया है वो सर्किट में काम आ सके। ठीक है, इसको लिख करके रखो। अब कैपेसिटर के प्रिंसिपल को कैपेसिटर के जो प्रिंसिपल है उसको थोड़ा समझने का आप लोग ट्राई करिएगा। कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल है, कैपेसिटर के प्रिंसिपल को आप लोग ट्राई करिएगा समझने का। और जिन्होंने वीडियो शुरू से नहीं देखा हो, पहला वीडियो 1, वीडियो 2 मतलब लेक्चर 1, लेक्चर 2 ये सब जरूर देखें, क्योंकि वहीं पर चार्जिंग बाय इंडक्शन आपको सिखाया गया था। और इस चैप्टर में आपको मैंने पहले भी बताया था, जो लोग वीडियो 1 से देख रहे हैं, कि चार्जिंग बाय इंडक्शन वगैरह का काम पड़ेगा। तो पहले का भी नहीं देखा हुआ है या फिर नोट नहीं किया हुआ है तो जरूर से कर लें। जिन लोग का किया हुआ हम लोग देखें कि कैपेसिटर अभी पिछले 20 मिनट के वीडियो में क्या सीखा। कैपेसिटेंस कंडक्टर का तो होता ही है बट वो हमारे किसी काम का नहीं है। हम लोगों को कैपेसिटर का बनाना है और कैपेसिटर हम लोगों को बनाना पड़ता है। बनाने के लिए किस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, देखो इस तरह से। इसमें एक इंसुलेटेड मेटालिक प्लेट हम लोग लेंगे। क्या लेंगे? इंसुलेटेड मेटालिक प्लेट। एक इंसुलेटेड मेटालिक प्लेट लेंगे, और उसमें चार्ज देंगे Q और एक पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे V, है ना। पोटेंशियल देंगे V के वजह से इस इंसुलेटेड मेटालिक प्लेट में चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, इसका नाम दे देंगे हम लोग Q। ठीक है, अब इसके नजदीक में एक अनचार्ज्ड मेटालिक प्लेट लाएंगे। दिस इज अनचार्ज्ड, पहले अनचार्ज्ड होगा मेटालिक प्लेट। अब यहीं पर चार्जिंग बाय इंडक्शन का काम है बच्चों, यहीं पर चार्जिंग बाय इंडक्शन का काम है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है पहले पढ़ो, चार्जिंग बाय इंडक्शन का काम है। अब क्या होगा, इंडक्शन के वजह से ये जो मेटालिक प्लेट है वो एज एन एटम जो है वो न्यूट्रल है, बट चार्जिंग बाय इंडक्शन के वजह से इसके पॉजिटिव के वजह से यहाँ पर इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट होने लगेगा। लेकिन ये ओवरऑल न्यूट्रल था तो ये पॉजिटिव रिपेल करने की वजह से इसका जो पॉजिटिव चार्जेस है वो यहाँ आ जाएगा। पहले तो अनचार्ज था बट इस तरह से इसमें चार्जिंग बाय इंडक्शन के वजह से चार्ज जो है वो डेवलप होने लगेगा, -Q + Q। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, आपको क्वेश्चन इसको अच्छे से समझ ले। 9th क्लास 8th क्लास आप लोग पढ़ रहे हैं, ये जो इसका प्रिंसिपल है ये आपको समझाया जा रहा है कि कैपेसिटर किस तरह का बनाया जाता है। आपके ना बोर्ड के एग्जामिनेशन में ना मेंस एडवांस नीट के एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछा जाएगा कि लो भाई ये कैपेसिटर बना करके दिखाओ। ये तो प्रिंसिपल बताया जा रहा है, इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आप लोगों को पढ़ना है न्यूमेरिकल्स में, ग्राफ में, फॉर्मूला में, एनर्जी में, इस तरह से। ये तो प्रिंसिपल समझाया जा रहा है, इसका आपको काम अलग से नहीं है, ये बस शुरुआत में सीखना है। अब हम लोग को क्या करना है कि जो लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन पहले पढ़े उन लोगों को मालूम होगा, ये जो दूसरा वाला अनचार्ज मेटालिक प्लेट है इसका जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है उसको अर्थिंग कर देना है। इसके पॉजिटिव वाले पोर्शन को अर्थिंग कर देना है तो ये +Q चार्ज अर्थिंग के वजह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा।
ठीक है। ये माइनस क्यू जा नहीं पाएगा क्योंकि वो प्लस क्यू के साथ क्या किया हुआ, बाउंडेड है। ये माइनस क्यू जो है वो बाउंडेड है, ये माइनस क्यू जो है वो बाउंडेड है और ये प्लस क्यू अर्थिंग से हट जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक अरेंजमेंट तैयार हो जाएगा। क्या डेफिनेशन लिखवाएगा, तो दो कंडक्टर होना चाहिए। तो ये दो कंडक्टर है सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम, दोनों के बीच में ये जो मीडियम होगा, ये जो मीडियम होगा, ये जो मीडियम होगा, ये इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए। इसी को हम लोग डाइइलेक्ट्रिक्स कहेंगे आगे। और वन ऑफ द कंडक्टर्स इज इंसुलेटेड, एक कंडक्टर इंसुलेटेड होना चाहिए और उसी पे ही आपको चार्ज देना है, वेयर एज अदर दूसरे वाले को आपको अर्थिंग करके रखना है ना। इससे होगा क्या, जो लोग समझदार है वो लोग समझ रहे होंगे, अर्थिंग करने से ये प्लस क्यू गया, ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू के साथ बाउंडेड टुगेदर हुआ। और v का फॉर्मूला, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, v का फॉर्मूला इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। ये खैर पॉइंट चार्ज के लिए, बट ऐसे ही याद करने के लिए, मतलब v का रिलेशन q के साथ है और ये स्केलर क्वांटिटी है, तो q अगर माइनस में है तो v का वैल्यू कम हो जाएगा। तो ये माइनस चार्ज ओवरऑल, ये जो माइनस वाला है, ये जो माइनस वाला है, ये जो माइनस वाला q आएगा, ये ओवरऑल पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा। ओवरऑल पोटेंशियल डिक्रीजेस। और जस्ट अभी आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं Q बराबर CV, है ना। तो C बराबर क्या हो गया, Q बाई V। अगर V डिक्रीज कर रहा है तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि C का वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और कैपेसिटेंस इंक्रीज करने का मतलब अभी आपको समझाया गया था, जितना ज्यादा कैपेसिटेंस उसका मतलब यही है कि वो उतना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। कैपेसिटर का प्रिंसिपल ऐसा ही है, एक इंसुलेटेड मेटेलिक प्लेट लेना है, चार्जिंग बाय इंडक्शन का इस्तेमाल करना है और कैपेसिटेंस पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो घटना है और कैपेसिटेंस का वैल्यू चार्ज स्टोर करने का क्षमता बढ़ाना है। ये काम कंडक्टर से भी कर सकते थे, बट कंडक्टर का काम कैपेसिटर का नहीं है। कैपेसिटर आपको अलग से इस तरह का अरेंजमेंट करके बनाना पड़ता है, ठीक है। प्रिंसिपल को इसको पहले लिख लो, पहले डायग्राम को। कुछ थिंग्स टू रिमेंबर, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया। आज के बाद अब जो आपका सिलेबस बचा उसमें जहां पर भी आपको ऐसा लगेगा कि लिखा हुआ है कि व्हेन वी से दैट अ कैपेसिटर हैज चार्ज Q, इसका क्या मतलब होगा कि उसका मतलब यह होगा कि जो कंडक्टर हायर पोटेंशियल पर है उसका चार्ज प्लस Q होगा और जो लोअर पोटेंशियल है उसका चार्ज माइनस Q होगा। अभी आपको बताया गया प्लस Q माइनस Q बच जाता है, एक प्लस Q वाला उधर वाला तो अर्थिंग होकर के हट जाता है। तो आज के बाद व्हेन वी से दैट किसी भी क्वेश्चन में, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, थ्रू आउट आपका सिलेबस बाकी है, सब तरफ दिख सकता है। Whenever we say that a capacitor has charge Q, we mean that conductor at higher potential का plus Q होगा, lower potential का minus Q होगा। Net charge on capacitor is zero। ये कई बार पूछा गया कई तरह के एग्जाम में, नेट चार्ज जो होता है कैपेसिटर में वो जीरो होता है, ठीक है। फिर अभी आप लोग डायग्राम देखें तो डायग्राम में देखिए, एनी कंडक्टर विच नाइदर लॉस नॉर गेन्स इज कॉल्ड एन इंसुलेटेड कंडक्टर। एनी कंडक्टर विच नाइदर लूज nor gains charge is called an insulated conductor। तीसरा नंबर, जैसे क्लास 10th में आप लोग ये साइन पढ़े थे रेजिस्टेंस का, उसी तरह से अब ये साइन पढ़ लो। ये जो साइन है ये जो है वो कैपेसिटेंस का है और ये साइन फिक्स्ड कैपेसिटेंस का है। जैसे क्लास 10th में आप लोग पढ़े थे ये रेजिस्टेंस का था और वेरिएबल रेजिस्टेंस में इस तरह से ऐसे एरो मार्क किया हुआ रहता था वेरिएबल रेजिस्टेंस का, उसी तरह से यहाँ पर भी है फिक्स्ड कैपेसिटेंस का ये साइन, और जहां पर कैपेसिटर तो है बट उसका कैपेसिटेंस वेरी कर रहा होगा उसका साइन ये। अभी वाला जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट्स, उसमें आपको वेरिएबल कैपेसिटेंस नहीं दिखेगा, बट आगे 12th क्लास के सिलेबस में आगे चैप्टर्स में दिखेगा। अभी आपको टोटल टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैट्स में कैपेसिटर विद फिक्स्ड कैपेसिटेंस का दिखेगा। तो ये साइन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, कैपेसिटर का साइन इस तरह का लगाएंगे। तो जनरल कॉन्सेप्ट कहता है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो बार बार बातें हो रही हैं कि आप एक कैपेसिटर बनाए तो आपके पास दो मेटेलिक सरफेसेस होना चाहिए, प्लेट्स, है ना।
बट उसके बीच में जो इंसुलेटिंग मीडियम है उसके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि हम लोग चैप्टर शुरुआत में पढ़ चुके, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको कहते हैं, तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द इंसुलेटिंग मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा फाइनल जो कैपेसिटेंस आएगा कैपेसिटर का। एरिया ऑफ द चार्ज प्लेट, जो चार्ज प्लेट आप ले रहे हैं उसका एरिया कैसा है उस चीज के ऊपर डिपेंड करने का चांस है। प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है जिसमें कि आपने इंसुलेटिंग मीडियम भर दिया है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसके बीच में डिपेंड कर सकता है। शेप ऑफ द कैपेसिटर, तो आपके क्लास में ज्यादातर सिलेबस जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है, कुछ क्वेश्चन स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल का भी है, बट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर छाया हुआ आपके सिलेबस में। और जो कैपेसिटेंस क्योंकि एरिया डिस्टेंस डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो यूनिट वगैरह पर भी डिपेंड करेगा कि किस तरह का यूनिट, किसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ले रहे हो। अभी कैपेसिटेंस देखे कभी माइक्रोफैराड में आ गया तो यूनिट वगैरह पर भी डिपेंड करेगा कि किस तरह का यूनिट आप सिलेक्ट कर रहे हैं। इन सब का इस्तेमाल करते हुए कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर का वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगा। तो ये सब बेसिक्स है कैपेसिटर के बारे में। तो आप अगर सिलेबस के हिसाब से सोचेंगे तो सिलेबस में आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का वैल्यू डिराइव करना है, फिर उसका इस्तेमाल करते हुए न्यूमेरिकल बनाना है। और जैसे रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल में लगाते थे उसका अरेंजमेंट था, वैसे ही कैपेसिटेंस को सीरीज पैरेलल में लगाएंगे तो उसका अरेंजमेंट आएगा। फिर अभी आप देखिए जितना ज्यादा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा चार्ज स्टोर, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो वो डिराइव करना होगा आपको और फिर उसका इस्तेमाल से आप लोगों को न्यूमेरिकल वगैरह भी बनाना होगा। तो इतना काम आपको करना है। अभी से 25-26 मिनट मैंने पहले बताया, ट्यूशन के हिसाब से ये मात्र एक लेक्चर है। आपके हिसाब से अभी से 7-8 दिन कैपेसिटर को आपको एक चैप्टर के तरह का ट्रीट करना है। HCV में, HC वर्मा में वैसे में भी कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का न्यूमेरिकल बिल्कुल अलग एक चैप्टर में ही दिया हुआ है। NCERT में भी जो क्वेश्चंस है उसमें आपको विशेष ध्यान कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में देना पड़ेगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे खास करके कि पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर कैसा होता है और स्फेरिकल कैपेसिटर कैसा होता है और उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह किस तरह से होंगे, वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। जिन लोगों को इस पेंडेमिक में पढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है, इधर उधर कोचिंग में सीधा डिमांड किया जा रहा है कि इतना पैसा दो फिर इसका ऑनलाइन क्लास कर लो, या बोलते हैं कुछ अपना केबल लाओ उसमें से लेकर के पढ़ लो, ऐसे दोस्तों को चैनल के बारे में बताओ, सारा नोट्स वगैरह करवाओ, वीडियो को शेयर करो। नेक्स्ट अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।